हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। क्लास भी 7 और अध्याय भी 7, यानी कि जो पशु पक्षी हैं वो मौसम या फिर जो जलवायु उसके हिसाब से कैसे अपने आप को बदल लेते हैं, तो कैसे किस मौसम में रहते हैं उसके रहन सहन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अब पढ़ते हैं मौसम। चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। जब भी हमें कहीं जाना आना हो, कोई घर में शादी ब्याह हो, कोई प्रोग्राम हो, उत्सव हो, तो हम क्या करते हैं, पहले मौसम को देखते हैं भाई कल मौसम कैसा रहेगा ना। अखबार में, समाचार में मौसम के बारे में जो जानकारी दी जाती, जो पूर्वानुमान, जो पहले से अनुमान लगाया गया उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि जब हम प्रोग्राम में या फिर कहीं आए जाएँ तो मौसम के कारण परेशानी ना हो। जैसे कि यहाँ पे अखबार का मौसम दिया गया कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 पर होगा और सोमवार को सूर्योदय 7:15 होगा। समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट का ये नमूना दिया गया कि सभी मौसम में अखबारों में पहले मौसम के बारे में पूर्वानुमान, सूरज कितने बजे निकलेगा, सूरज का उदय और अस्त कितने बजे होगा, उसके बारे में जानकारी दी होती है। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 7.1। किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कॉलम में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। सारणी किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा, यहाँ पे तारीख लिखनी है, यहाँ पे तापमान कितना अधिकतम था वो लिखना है, कितना न्यूनतम रहा वो, कितना आर्द्रता था, अधिकतम आर्द्रता, और फिर वर्षा अगर हुई तो कितनी हुई है, ये हमें मौसम से पता चल जाएगा। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के स्तंभ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम के किसी भी जगह पर, जो वहाँ पे गर्मी है, सर्दी है, कैसा मौसम है ना, उसमें तपन अधिक है या कम है, हवा कैसी तेज चल रही है, धीरे चल रही है,
तो ये जो वायुमंडल की स्थिति है, जो वायुमंडल की पूरी परिस्थिति है, वो उस जगह का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान पर मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। किसी भी जगह का मौसम जो है प्रतिदिन धीरे धीरे बदलता रहता है। अगर आज ज़्यादा गर्मी तो कल कम गर्मी होगी या फिर और ज़्यादा हो सकती है, तो मौसम सदैव परिवर्तनशील रहता है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और वर्षा तेज होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए, चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं होता। अक्सर तो क्या, अभी धूप निकली होती है, कभी छाया हो जाती है, बारिश हो जाती है, या फिर तेज बारिश हो रही हो और बारिश जो है बंद हो जाती है और धूप निकल जाती है। तो मौसम में जो परिवर्तन है उसको हम सही अनुमान नहीं लगा सकते। हम सिर्फ अंदाजा, जो है हमारे मौसम विभाग के लोग हैं वो सिर्फ इसका अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि मौसम का सही अंदाज लगाना जो बहुत ही मुश्किल काम होता है। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग, मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। अब यहाँ पर कि 3 से 9 अगस्त 2006 की समयावधि में अधिकतम तापमान परिवर्तन को दर्शाता ग्राफ। ये ना अधिकतम तापमान है, कैसे तापमान बढ़ रहा है और ये इसकी तारीख है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो तापमान में कैसे बढ़ रहा है, गिर रहा है, ये हमें बता रहा है कि हाँ तापमान 26 डिग्री था, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। ये तारीख दी हुई है और ये उसका तापमान दिया हुआ है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं, जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। जो तापमान जब कब ज़्यादा होता है? दोपहर के समय, जब सूरज बिल्कुल आसमान एकदम बिल्कुल सर के ऊपर होता है सूरज, तो जो तापमान है बहुत ज़्यादा होता है, और सुबह के समय जो तापमान था वो बिल्कुल कम होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना होता है? क्यों हम गर्मियों में दोपहर में परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय सूरज का जो ताप होता है बहुत अधिक होता है, जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। लेकिन सुबह के समय जो सूरज है वो नहीं निकला होता, गर्मी बहुत कम होती है, हल्का मौसम होता है, अच्छा मौसम होता है। तो सुबह के समय का जो मौसम होता है बहुत ही सुहावना होता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब हम पढ़ते हैं जलवायु। मौसम वैज्ञानिक प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। किसी भी स्थान पे जब लंबा समय हो जाता है तो जो मौसम का जो से 2 साल 4 साल 25 साल 30 साल हो जाते हैं, तो उस स्थान पर जो आंकड़ों का आधार का जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पर जो पैटर्न, मौसम का जो पैटर्न बना होता है आंकड़ों के माध्यम से, आंकड़ों की सहायता लेकर जो मौसम का पैटर्न होता है वो उस स्थान की जलवायु कहलाता है। और किसी भी स्थान की जलवायु का जो है मौसम जो है उसका किसी भी स्थान के मौसम की जो रिकॉर्ड है वो संभाल के रखा जाता है। आपने अक्सर अखबारों में देखा हो कि आज तारीख दी होती है कि भाई आज जैसे कि आज 2 मई है कि 2 मई के दिन की सबसे पिछले 14 सालों की सबसे अधिक गर्मी रही, पिछले 25 सालों में सबसे अधिक ठंडा दिन रहा,
सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड पिछले 4 सालों के बाद 2 तारीख को टूटा। ये कैसे पता चलता है? जब हम मौसम का रिकॉर्ड जो है लंबे समय तक संभाल के रखा जाता है और अचानक जब उस रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है तो पिछले रिकॉर्ड से चेक किया जाता है कि इस मौसम के परिवर्तन जो आज कम हुआ है ज़्यादा हो, तो भी वो अखबारों में छपता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। अगर किसी स्थान पर जो गर्मी अधिक रहती है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो हम कहते हैं भाई गर्म जगह है, इसकी जो जलवायु हमेशा गर्म रहती है। लेकिन अगर वहाँ पर बारिश होती है, अधिकतर बारिश भी होती रहती है, गर्मी भी और बारिश दोनों होती है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ की जलवायु गर्म भी और आर्द्र भी है, यानी कि नमी वाली भी है। सारणी 7.2 और 3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम प्रत्येक माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत मध्यमान तापमान मिल जाता है। 2 स्थान है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा। अब यहाँ पे क्या कि जो जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर है वहाँ की जलवायु की जानकारी दी हुई है, और इधर तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में जलवायु की जानकारी दी हुई है। ये पूरे महीनों की दी हुई है जानकारी यहाँ पे है। ये दैनिक न्यूनतम और दैनिक अधिकतम और फिर कुल वर्षा की बारिश में टोटल कितनी बारिश हुई है। जनवरी से पूरे साल भर का जो यहाँ पे रिकॉर्ड ये दिया हुआ, वैसे यहाँ पे केरल का भी ये रिकॉर्ड दिया हुआ है। होती ये किसी मरुस्थली जलवायु के लक्षण है। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। अब हम पढ़ते हैं जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं को स्वयं में चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गए अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। जो भी जीव जंतु हैं, पशु हैं, है ना। अब कुछ ऐसे पशु होते हैं जो अत्यधिक सर्दी में रहते हैं और कुछ होते हैं जो गर्मी में रहते हैं। तो उन पशुओं के अंदर कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सर्दी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी को झेल सकने के लिए कुछ सक्षम होते हैं। उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, उनके अंदर गुण होते हैं ये कि वो मौसम के हिसाब से अपने को अनुकूल बना सकते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा में आपने कुछ आवासों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्रों के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 7.2। विश्व का मानचित्र लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए।
बात करेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों की। ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी होती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ में लेके रखिए। आप उसे कुछ सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट रख सकते हैं, लेकिन जैसे 1 मिनट 2 मिनट होता है तो जो बर्फ होती है आपके लिए अपने हाथ में रखना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका हाथ है बर्फ से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और आप झटे बर्फ को फेंक देते हैं, गिरा देते हैं हाथ से, है ना। तो जब आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए बर्फ जो ठंडक है उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते, झेल नहीं पाते, तो ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे हमेशा बर्फ ढकी रहती है, जहाँ पे जो 6 महीने तक जो सूर्यास्त होता ही नहीं, मतलब जो सूरज डूबता ही नहीं है, और 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता, सूरज भी 6 महीने तक सूरज निकलता ही नहीं है, और बाकी जब निकलता है 6 महीने तक डूबता ही नहीं है। तो वहाँ पे ठंड कितनी ज़्यादा होती है, जो वहाँ पे हमेशा बर्फ ढकी रहती है, इतना ज़्यादा 37 डिग्री तापमान, बिल्कुल माइनस में 37 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड कि वहाँ पे जो रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन क्षेत्रों में भी जो पोलर बियर है, जो पेंगुइन है, जो पशु है, दोनों वहाँ पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका शरीर है उतनी ठंड को उस जलवायु के अनुकूल होता है। वो कैसे रहते हैं, उन जानवरों के बारे में क्या खास है, वो अब हम यहाँ पढ़ते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल, फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें परभक्षियों, शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों, फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीत रोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। जो पोलर बियर है उसका जो शरीर होता है, जो शरीर की बनावट है बहुत ही अच्छी, एक अजीब तरीके से बनी, ताकि उतनी ठंड को बर्दाश्त कर पाते। उसके जो शरीर है उसके ऊपर जो बाल होते हैं, जो फर है बालों का, उसकी 2-2 मोटी परतें होती हैं ना। फर जो उससे बहुत बड़े बड़े होते हैं, 2 मोटी परतें होती हैं, और इन फरों के नीचे भी एक जो वसा की एक परत और भी होती है। तो इतनी मोटी 2 फर की परतें हैं, इस कारण इसको ठंड नहीं लगती। और जो उसके बाल होते हैं बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, इतने सफ़ेद होते हैं कि जब बर्फ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरी होती है तो बर्फ के बीच में अगर वो पोलर बियर में पता भी नहीं चलेगा कि बर्फ है या फिर पोलर बियर है। इससे उसको फ़ायदा क्या होता है कि बिल्कुल सफ़ेद बर्फ के जैसा होता है। तो जो दूसरे शिकारी होते हैं, जो पर दूसरे पक्षियों को मारने वाले पशु होते हैं, जो शत्रु होते हैं, उनसे बच जाता है। और साथ ही साथ सफ़ेद होने के कारण जो कि बर्फ में मिल जाता है, पता नहीं चलता, वो खुद अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। क्योंकि जो शिकार से पता ही नहीं होता कि सामने बर्फ है या पोलर बियर है, जो पोलर बियर अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। और जो पोलर बियर है वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, क्योंकि तेज चलने से क्या होता है, जो हमारे शरीर का जो ताप है वो बढ़ जाता है। तो शरीर का ताप ना बढ़े, अपने शरीर के ताप को बिल्कुल नॉर्मल रखने के लिए वो थोड़ी थोड़ी देर पे जो है आराम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो चलते भी हैं तो धीरे धीरे चलते हैं, ताकि जो उनके शरीर का तापमान है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। वो उस ठंड में अपने शरीर को बड़े सावधानी पूर्वक रखते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रभाव चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जो पोलर बियर है वो क्या करता है, अपने शरीर को अगर गर्म हो जाए तो समुद्र के अंदर जो तैरता है, बहुत अच्छा तैराक भी है, लंबे समय तैरते हैं, और साथ ही साथ वो जिनके नथुने जो नाक उसको बंद कर लेते हैं और काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर वो रह सकते हैं। इनकी जो सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। अगर उनका शिकार कहीं दूर भी है वो सूंघ लेते हैं, और सूंघने के कारण बड़ी सावधानी से अपने शिकार को पकड़ के शिकार करते हैं। अब ये है
ध्रुवीय भालू में अनुकूलन क्षमता के जो ध्रुवीय प्रदेश के भालू होते हैं उसके अंदर क्या क्षमता होती है वो हम यहाँ देखते हैं। पहले सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि है आसानी से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सफेद होते इसके बाल और बर्फ भी सफेद है तो पता ही नहीं चलता कि भालू है या बर्फ है, इतना सफेद होता है ये। इसके परभक्षी और शिकारी से आसानी से देख नहीं पाते। अब इसका जो शिकार करने वाले हैं, जो दूसरे पक्षी जो पशुओं से जो शिकार करते हैं, सफेद होने के कारण से देख ही नहीं पाते हैं कि भाई हाँ भालू है या बर्फ है। इसके मोटे शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है, जो शरीर से जो बाल दिख रहे हैं ये बहुत मोटी 2 परतें होती है, इसीलिए सर्दी से बचा रहता है। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है, जब ठंडा बहुत मौसम होता है तो जो बालों की परतें जो फर है वो उसके शरीर को गर्म रखती हैं। ये इसका शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। जिसके शरीर इसकी जो बनावट हो ऐसे तो शीत को बर्दाश्त करने की उसके अंदर क्षमता होती है, अंदर से गर्माहट रखती है। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, जिसकी त्वचा है बालों के नीचे जो त्वचा उसके नीचे भी वसा की परत होती है। इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, सूंघने की क्षमता बहुत कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता करती है। जो सूंघने की क्षमता है, दूर भी कहीं शिकार सूंघ लेगा और सूंघ के उसको आसानी से पकड़ सकता है। इसके नाखून मुड़े हुए और लंबे और पैने होते हैं, जो नाखून थे वो मुड़े हुए और लंबे और बहुत तीखे होते हैं। यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। नाखून मुड़े हुए तीखे हैं तो बर्फ के ऊपर ये जो आसानी से चल सकता है, आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। अब जो पेंगुइन है वो लोग क्या होता है हमेशा एक नहीं घूमता, बिल्कुल झुंड में घूमते। क्यों? क्योंकि जब हम एक साथ किसी कमरे में बहुत लोग या फिर किसी बस में सफर करते हैं, जब बस भरी होती है तो हमारे जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारा दम जो घुट रहा है, हमें सांस में परेशानी होती, गर्माहट हो जाती, गर्मी पूरे बस के अंदर कमरे के अंदर फैल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जो पेंगुइन है झुंड में रहते हैं, झुंड में रहने से क्या होता है जो उनका आसपास का जो मौसम होता है, जो वातावरण होता है वो गर्मी वाला होता है। यह है पेंगुइन का झुंड जो हमेशा झुंड में ही रहते हैं। और यह है पेंगुइन के पैर देखिए किस टाइप के होते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए, जहां मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां ऋतु समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में प्रवास के लिए आते हैं। अब मछलियां जो है ठंडे पानी में रहती हैं, उन्हें पानी के अंदर रह सकते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं उन्हें गर्मी चाहिए होती है। और यही कारण है कि बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को मौसम के अनुसार मौसम के बदलते ही अपना आवास स्थान जो है बदल देते हैं। जो साइबेरियन क्रेन होती है वो क्या करती है, जब सर्दी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भारत में आ जाते हैं, राजस्थान में आते हैं, हरियाणा में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम होता है वो सर्दी वाला नहीं होता। तो जैसी सर्दियाँ उनके खत्म होती साइबेरिया की पक्षी जो वापस अपने निवास स्थान पर अपने आवास में चले जाते हैं। यह है क्रेन, साइबेरियन क्रेन। प्रवासी पक्षी अपने आवास तथा उड़ान में, ये सारे पक्षी हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं।
वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी एप्स, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, गरुड़ पक्षी और कीट हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो वर्षा होती रहती है, और ये स्थान कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व एशिया में है, अमेरिका में है, मध्य अफ्रीका में भी स्थान है। और ऐसे स्थानों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा में जीव जंतु पाए जाते कौन से रहते हैं? बंदर होता है, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, पक्षी जो है पक्षी, ये पशु हैं, पक्षी और कीट भी उस वनों में रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में ये सभी होते हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। कहते हैं लाल तलवे वाले मेंढक जो ये दिख रहा है, इसके जो तलवे होते हैं, जो पैर होते हैं, इसका जो निचला हिस्सा वो चिपचिपा होता है। जब पेड़ों के ऊपर चढ़ता है तो जो तलवे होते हैं पेड़ों में चिपक जाते हैं, वो आसानी से उसके ऊपर रह सकते हैं। लाल नेत्र वाला मेंढक है ना, ये मेंढक वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। अब जो बंदर है उनकी जो पूंछ होती है लंबी होती है, जब वो पेड़ की टहनी ऊपर एक शाखा से दूसरी पर कूदते हैं तो जो उनकी पूंछ होती है वो उनमें मदद करती है। यह लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। लाल नेत्र वाले यानी कि लाल आंख वाले मेंढक हैं, इनके जो तलवे होते हैं ये चिपचिपे होते हैं। जब ये पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो पेड़ों को आसानी से जो चिपक जाते हैं, इस पर पत्तों के ऊपर पेड़ पर आसानी से रह सकते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। अब जो बंदर है उनकी जो पूंछ लंबी होती है, जब वो पेड़ों की शाखाओं पर एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदते हैं तो जो पूंछ उनकी मदद करती है। इनके पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं ना। ये बंदर है, उसकी पूंछ कितनी लंबी है ये। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती। ये टूकन पक्षी है, इसकी जो चोंच है ये इतनी लंबी होती है कि जो पेड़ जो होते हैं जब में फल लग जाता है तो फल के भार के कारण जो टहनी होती है झुक जाती है, और जो है उस फल का जो वजन है ये नहीं झेल सकती। तो टूकन पक्षी का तो फलों को आसानी से खा सकता है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलाकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनके परभक्षियों से रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनके सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वहाँ पे जो जंतु है, जो जानवर हैं, उनके अंदर के जो सुनने की जो ताकत है, जो कैपेसिटी सुनने की बहुत तेज होती है। उनकी आँख की जो दृष्टि है देखने की वो भी बहुत तेज होती है और उनकी जो त्वचा है, जो चमड़ी बहुत मोटी भी होती है और उनका जो रंग है वो कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं उसके अंदर बिल्कुल मिल जाता है, वहाँ के क्षेत्र का बिल्कुल मिला होता, पता नहीं चलता कि जानवर है या फिर कुछ और, जो उनमें अंतर नहीं पता चलता। और यही कारण है कि अंतर ना मिलने के कारण जो शिकारी होते उसका शिकार नहीं कर पाते। इसी के ये लायन टेल लंगूर जो कि वंकी है ना, बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि पेड़ों के ऊपर बंदर बैठा है या नहीं बैठा है। लायन टेल लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक ठोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदाकदा ही आते हैं।
ये जो लॉयन टाइल लंगूर है क्या करता है, इसकी जो दाढ़ी है पूरे मुंह पर गोल होती है, बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है। इसके अंदर खास बात क्या है कि पेड़ों पर हमें इसका ज़्यादातर समझे पेड़ों के ऊपर ही गुजरता है, पेड़ों पर ही रहते हैं। तो पेड़ पर जो कीट मकोड़े होते हैं उनको पकड़ पकड़ के खाते हैं, इसीलिए बहुत ही कम होता है कि ज़मीन पर आते हैं, ज़्यादातर पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दांत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद की वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। अब यह हाथी, इसके जो लंबे कान होते हैं ये बहुत हल्की आवाज़ को बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं, और सुन इससे क्या करता है, अपने भोजन को, सामान को उठाने के लिए प्रयोग करता है। यह भारतीय हाथी, जो हाथ में हाथी आपने अक्सर देखा हुआ है। अब इस अध्याय के प्रमुख शब्द: अनुकूलन, जलवायु, मौसम के घटक, आर्द्रता, अधिकतम तापमान, आवास, न्यूनतम तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मौसम। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में कि मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, कि मौसम और जलवायु के हिसाब से जो जंतु हैं, जो पशु हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके अंदर क्या क्या खास गुण होते हैं, जो हमने इसे ध्यान पड़े, आप सभी को आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देखते रहिए इसी तरह आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखिए ज्ञान अभियान।